अक्सर तो बच्चों में डायरिया की वजह से शुरू-शुरू में कन्फ्यूजन होता है ट्रीटमेंट करने के लिए कि ये किस प्रकार का रोग है। लोग उसको सोचते हैं कि बच्चे कुछ उल्टा-पुल्टा खा लिए होंगे, इसलिए शायद पेट दर्द हो रही है, डायरिया हो रहा है। लेकिन इस सीज़न में जैसे हम लोग सोचते हैं ना किसी को अगर सर्दी, खाँसी, जुकाम है तो हम लोग तुरंत शक की सुई उसकी तो ओर मुड़ जाती है कि हो सकता है कोविड, इसका छानबीन किया जाए। इसी तरह बच्चों में इस सीज़न में अगर डायरिया हो रहा है तो तुरंत शक की सुई कोविड पर जानी चाहिए और हम लोग को पता करना चाहिए मेज़र करके। बच्चे लोग को बुखार उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। बच्चे लोग घूमते-दौड़ते रहते हैं। जबकि उनका बुखार की क्षमता ज़्यादा होती है और वो थोड़ा एक्टिव ज़्यादा होते हैं इसलिए, वो खुद बताते नहीं हैं। जैसे ही डायरिया होगा या सर्दी, खाँसी, जुकाम हुआ तो हमें तुरंत उनका टेम्परेचर नाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये डायरिया वाली बात ज़्यादा है। लंग इन्वॉल्वमेंट एडल्ट्स की अपेक्षा थोड़ी कम हो रही है, लेकिन हो रही है। लेकिन सीरियस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। हमने अभी कोविड काल में करीब मान लीजिए 4 साढ़े 400 मरीज मैंने आईसीयू पे देखे। लेकिन उनमें से 1 या 2 सिर्फ पीडियाट्रिक पेशेंट्स आए हैं। तो आईसीयू में या वेंटिलेटर पे या बाईपैथ पे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के साथ बच्चे कम कम दिखे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले साल जैसे हम लोग देखे थे बच्चे बहुत कम अफेक्टेड हो रहे थे, संख्या बहुत कम थी। इस बार बच्चों के अफेक्ट होने की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए हम लोग थोड़ा-सा चिंतित होने लगे हैं। क्योंकि हम अपने ऊपर तो बहुत सारे झंझावात झेल लेते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो हम लोग उस विषय में थोड़ा-सा सेंटिमेंटल हो जाते हैं या चिंतित हो जाते हैं। हम लोग बहुत सारे कष्ट झेल लेते हैं कि बच्चों पर कष्ट ना आए, ये हम लोग हर समय देखते रहते हैं। इसलिए ये टेंशन होना स्वाभाविक है कि इस बार बच्चों को खूब शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। डॉक्टर इंजीनियर बसु से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अगला प्रश्न करना चाहूँगा। हमारे बीच में लखनऊ से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभय तिवारी जी भाई साहब, और जो कि एक वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं और आप आरोग्य भारती अवध प्रांत के सचिव भी हैं। तो जैसा कि मैंने अभी दिखाया भी, कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हमने किया, तो हमारा सवाल भाई साहब से कुछ ऐसा ही रहेगा। और चूंकि भाई साहब स्वर्ण प्राशन से जुड़े भी हैं और काफ़ी उनका अनुभव भी रहा है, तो मैं भाई साहब से जानना चाहता हूँ कि भाई साहब ये विशेष रूप से जो स्वर्ण प्राशन है, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब। स्वर्ण प्राशन है क्या और ये कहाँ तक इम्यूनिटी बढ़ाने में कितना सहायक है? मैं डॉक्टर अभय तिवारी सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया सर अपने प्रकाश विचार। देखिए, जहाँ तक स्वर्ण प्राशन का बात है तो स्वर्ण प्राशन के बारे में विशेष रूप से वर्णन तो कश्यप संहिता में मिलता है। चूंकि महर्षि कश्यप जो है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि एक शिशु रोग विशेषज्ञ है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में हम उनको पीडियाट्रिशियन की संज्ञा देते हैं, या वो है ही पीडियाट्रिशियन। जिस प्रकार से सुश्रुत सर्जरी के मास्टर हैं, उस तरह से महर्षि कश्यप शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। हम सब लोग उनको उसी रूप में जानते हैं। उन्होंने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए अपना एक योग बनाया है, जिसको हम लोग स्वर्ण प्राशन संस्कार के नाम से हम लोग जानते हैं। एक श्लोक है, आप सभी लोग उससे परिचित होंगे कि स्वर्ण प्राशन ही एतत् मेधा अग्निबल वर्धनम आयुष्यम भृष्यम ग्रहपम मासात् परम मेधावी व्याधि चतुष्टे षड्भिर्मासात् श्रुतधर स्वर्ण प्राशनात् भवेत्। इसका मतलब कि उन्होंने पहले ही कल्पना कर लिया था कि ये बच्चे जो हमारे छोटे आने वाले भविष्य है, हमारे माने हमारे धन दौलत वैभव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, पर हमारे कृति और यश को अगली पीढ़ी तक ले जाने का पूरा दायित्व तो हमारे घर के बच्चों पे है, जो हमारी ऑफ स्प्रिंग है, हमारी संतानें हैं, उनके ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है महर्षि कश्यप जी ने बहुत गहन अध्ययन और शोध के बाद ये मन में विचार लाया होगा कि बच्चों का स्वास्थ्य का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने स्वर्ण प्राशन संस्कार की कल्पना की थी। जहां तक मेरा मानना है, स्वर्ण प्राशन संस्कार
बच्चों में मेधा, बुद्धि, बल, वर्ण सबको बढ़ाता है और उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाने में बहुत ही सहायक। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका गट बिल्कुल स्टेराइल होता है। बच्चा आज की डेट में ज्यादातर प्रसव जो हो रहे हैं नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में ही हो रहे हैं। तो पैदा होते ही बच्चे को एक कैनुला लगा दिया जाता है और एक एंटीबायोटिक की डोज दे दी जाती है, चाहे उसको कोई आवश्यकता हो या ना हो। और जैसा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के ही कुछ हमारे मित्रों ने बताया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका गट एकदम स्टेराइल होता है और गट को जैसे माइक्रोबायोटा से आप लोड कर देते हैं, वो गट माइक्रोबायोटा थ्रू आउट हिज लाइफ वैसा ही बना रहता है। हमारे यहाँ देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी कि शिशु को पैदा होते ही हम लोग स्वर्ण और शहद का योग है उसको चटाने का विधान था और हम उसको चटाते थे और शहद और स्वर्ण दे करके हम गट इम्यूनिटी को इनहेंस करते थे। साथ ही साथ नव प्रसूता जो बच्चे को 2-3 घंटे तक स्तनपान कराने में समर्थ नहीं होती है, उस समय उस बच्चों को हाइपोग्लाइसेमिया ना हो इसकी वजह से शहद से उसको थोड़ा एनर्जी और उसको पोषण भी मिल जाता था। और 2-3 घंटे में जब नव प्रसूता सामान्य अवस्था में आती थी तो अपने वक्षस्थल से दुग्धपान कराती थी। ऐसा संभव नहीं है कि एक तरफ बच्चा निकला और दूसरी तरफ ही उसको स्तन से लगा करके हम उसका स्तनपान करा देंगे, उसके लिए 1-2 घंटे का टाइम चाहिए होता है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि हमारी जो ये परंपरा थी कि जात कर्म के उपरांत शहद और स्वर्ण घस करके चटाना, तो ये बहुत ही उपयोगी थी और बहुत ही रोग प्रतिरोधक इन्नेट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक। बहुत अच्छी तरीके से सर आपने बताया। मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये स्वर्णप्राशन की आयु जो है क्या है, ये आयु कितनी से कितनी रखनी चाहिए और क्या ये सिर्फ बच्चों में ही प्रभावी है, किसी भी वय के लोगों के लिए ये हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? देखिए हम सब आयुर्वेद के चिकित्सक हैं या कुछ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के भी चिकित्सक हैं, हम लोगों को ये ज्ञात है कि स्वर्ण जो है स्वर्ण भस्म, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक नोबेल मेटल है और जब इसका हम भस्मीकरण करते हैं तो ये नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जहां तक स्वर्ण प्राशन की बात है, मैं जब स्वर्ण प्राशन बनाता हूँ तो मैंने देखा है, यहाँ के साइंटिस्टों से बात की है तो बोले कि जब भी कोई नैनो प्रोडक्ट में तब्दील होगा तो उसका कलर चेंज होता रहता है। स्वर्ण प्राशन में मैंने देखा है और उसके घंटे घंटे उसका कलर चेंज होता है, तो ये नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आधुनिक संस्थान में SGPGI में हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी विभाग में डॉक्टर विकास के साथ मिलकर के इसकी ड्रग की टॉक्सिसिटी टेस्ट की, तो जैसा कि मैं पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं कि 0.01 माइक्रोमोल से लेकर के 50 माइक्रोमोल तक हम लोगों ने स्वर्ण प्राशन दिया और इसमें हमको कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं मिली। हम यहीं पे नहीं रुके, फिर इस स्वर्ण प्राशन को हम लोगों ने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के तहत इसकी मेटाबोलाइट स्टडी करी कि कोई प्रोटीन में तो चेंजेस नहीं आ जा रहा है, क्योंकि अगर कोई भी फ्यूचर में इंफेक्शन या कोई दिक्कत होने वाली है तो मेटाबोलाइट्स तुरंत बता देता है कि इसमें कोई परिवर्तन है कि नहीं है। तो हम लोगों ने NMR में भी देखा कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर जब हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो हम डोज की भी बात अवश्य करना चाहिए। देखिए अति से अमृत भी विष बन जाता है, अगर हम ज्यादा पानी पी लेंगे तो उसकी भी टॉक्सिसिटी आ जाएगी, ज्यादा भोजन भी ग्रहण कर लेंगे तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तो हमें एक अच्छा डोज डिसाइड करना है। यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति है स्वर्ण भस्म की डोज के बारे में लेकर के। योग रत्नाकर 2 रत्ती बताते हैं, रस रक्त समुच्चय बता रहा है कि 2 ग्राम तक दे सकते हैं, रस तरंगणी में लिखा है 18 मिलीग्राम से लेकर 16 मिलीग्राम तक। तो यहाँ स्वर्ण भस्म की मात्रा को लेके बड़ा ही मतलब एक स्पेसिफिक कोई वो निर्देश नहीं है शास्त्रों में कि हम स्वर्ण की मात्रा इतनी ही ली जाए। तो एक तो डोज के संबंधित हम चिकित्सकों को बैठ के इस पे चर्चा करनी चाहिए कि कितनी डोज देनी चाहिए। जैसे हमने आपको बताया ना कि रस रक्त समुच्चय में 2 ग्राम तक की भी मात्रा वो लिखते हैं, लेकिन अब ये 2 ग्राम प्रतिदिन है कि कितना ये नहीं लिखे, लेकिन जहां तक हम लोग को समझ में आता है कि जो मात्रा लिखी रहती है वो 24 घंटे की मात्रा होती है, उसको इक्वल मैंने डिवाइडेड डोज में आप दे सकते हैं। रही बात आप पूछे, आपका सवाल था कि कब कैसे दे सकते हैं, मैं थोड़ा इसमें प्रयोगशील हूँ, मैं प्रयोग करता रहता हूँ। डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आरोग्य भारती का, उनका एक बार मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था तो उन्होंने कहा कि बच्चों में मन का मस्तिष्क का विकास 5वें महीने में ही गर्भावस्था में ज्यादा होता है।
फिर मैंने सोचा कि जब मैं स्वर्ण का ये करके देख चुका हूँ कि बिल्कुल टॉक्सिसिटी नहीं है, मॉडर्न साइंस के यंत्र भी बता रहे हैं, हमारे पूर्वजों का भी कहना है, तो क्यों ना हम गर्भावस्था में ही 5वें महीने में और 6वें महीने में गर्भिणी को स्वर्ण प्राशन कराएं। ऐसा हमने 10 महिलाओं को 5वें से 6वें महीने में स्वर्ण प्राशन कराया, और उसके बाद जो उनके शिशु हुए हैं उनको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। वो सारे बच्चे काफी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मेधावी है। उसमें एक बच्ची तो मेरे घर की ही है, मेरे भाई की पुत्री है। फिर एक केजीएमसी की एक एसोसिएट प्रोफेसर है, उनके 2 बच्चे हैं जुड़वा। तो इस तरह से हमारे पास 10 लोगों का है जिनको मैंने गर्भावस्था में ही स्वर्ण प्राशन कराया। तो हमको उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। हम चिकित्सकों को, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए कि स्वर्ण प्राशन गर्भ के बाद ही नहीं, गर्भ का संरक्षण करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी सर, अभी हम आपके पास फिर वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिर आपके पास हम वापस आ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा डॉक्टर इंद्रनील बसु सर से। सर कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। डॉक्टर इंद्रनील बसु सर। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सर जैसे आपने काफ़ी कोविड वार्ड में भी आपने अभी कार्य किया है और काफ़ी कोविड हॉस्पिटल के आप नोडल अधिकारी भी रहे हैं, तो सर इस बीच बच्चे भी पॉजिटिव रहे हैं, तो जी बच्चों को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे अगर मॉडर्न मेडिसिन के तरीके से अगर देखा जाए तो क्या ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रही है? क्या उनमें भी आइवरमेक्टिन या डॉक्सीसाइक्लिन ये सब जो ट्रीटमेंट एडल्ट डोज चलाया गया है, बच्चों में कैसे मैनेज किया गया है? इस पर हम आपकी राय जानते हैं। पहली बात तो, अगर इसमें हम लोग दो भागों में बांटते हैं। आपने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट कहा और ट्रीटमेंट कहा। जी मान लीजिए घर में किसी को, अगर बच्चे के घर में किसी को पॉजिटिव हो गया तो बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, और बच्चे खुद जब पॉजिटिव हो गए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इस बात को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। तो यदि अगर किसी के घर में पॉजिटिव हो गया तो बच्चों को अलग रखना तो बेहद जरूरी, जैसे कि एडल्ट्स को अलग रखा जाता है आइसोलेशन में, इसी तरह बच्चों को भी अलग रखना जरूरी है। बच्चों में थोड़ा सा डिफिकल्ट ये होता है कि बच्चे थोड़ा एक्टिव ज्यादा होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, किसी तरह घूम फिर के मम्मी पापा के पास या घर के दूसरे सदस्य पर जाना चाहते हैं। लेकिन बच्चों को आइसोलेट इसलिए करना जरूरी है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार बच्चों में ज्यादा देखने को मिला है हम लोगों को कोविड, इसलिए उनको को भी कोविड होने का डर रहता है। इसलिए पहली बात तो उनको आइसोलेट करना जरूरी है समझा करके, और कोई ऐसा प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी कोई दवा देने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्योंकि उनके कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। दूसरी बात, जब बच्चे खुद पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये देखा गया है कि जैसे एडल्ट्स में 85% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं बिना कॉम्प्लिकेशंस में, इस तरह बच्चों में ये ठीक होने का दर 90 से 95% है। तो आमतौर पे बच्चे हल्की फुल्की दवाओं से या बिना दवाओं के भी ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों में क्या दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, वो पैरासीटामोल का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि एडल्ट्स में है। पैरासीटामोल का प्रयोग बुखार उतारने के लिए, यदि बुखार 100 के ऊपर हो तो। अदरवाइज 99.6 या 99.4 है तो आमतौर पर हम लोग बच्चों को पैरासीटामोल या बुखार की दवा न दें तो बेहतर है। 100 के ऊपर है तो हम लोग पैरासीटामोल हम लोग सस्पेंशन फॉर्म में दे सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कि बड़ों में डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है, बच्चों में नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन का एक साइड इफेक्ट होता है, वो है स्टेनिंग ऑफ टीथ, दांत को कलर कर देता है, ब्लैक डिस्कलरेशन कर देता है, और बच्चों में इसलिए हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन देते नहीं, साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होता है। तो इस बार क्या हुआ कि बच्चों में डॉक्सीसाइक्लिन न देकर के, अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं या कफ के सिम्टम्स हैं, तो लोग एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग किए हैं। हालांकि बहुत ही कम ट्रायल्स हमारे पास उपलब्ध हैं कि एजिथ्रोमाइसिन में, लेकिन 1-2 इंटरनेशनल ट्रायल्स हुए हैं जिसमें एजिथ्रोमाइसिन का थोड़ा बहुत फायदा देखा गया है। फिर भी हम लोग कभी कभी एजिथ्रोमाइसिन दिया करते हैं, विटामिन सी देते हैं, जिंक सोल्यूशन फॉर्म में दिया करते हैं, और आइवरमेक्टिन जो है बहुत छोटे बच्चों में, 12 साल के कम के बच्चों में देना मना है। उसके ऊपर में हम लोग कभी 6 मिलीग्राम दिया करते हैं फॉर 3 डेज। बहुत छोटे बच्चों में आइवरमेक्टिन देना उचित नहीं है। बच्चों को हम लोग, बहुत अच्छा रहेगा कि देखा गया है आज बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स इस सीजन में होम्योपैथी या आयुर्वेद से ज्यादा इलाज करना पसंद क्यों, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स कम पाया जाता है। ये हम लोग इस बार हम लोग यूज भी किए हैं, हम लोग सब लोग यूज किए हैं। और बच्चों को जब एडमिशन होता है तो एडमिशन में बहुत ज्यादा कुछ हम लोग को करना नहीं होता है, सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं। एंटीबायोटिक्स में बहुत हाई ग्रेड एंटीबायोटिक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। स्टेरॉइड्स हम लोग बच्चों को बिल्कुल नहीं देते हैं, बहुत कम बच्चों में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होना भी चाहिए। और एक चीज देखा गया है कि बच्चों में कभी कभी स्किन में रैशेस ज्यादा होते हैं, तो उसमें एंटी एलर्जिक्स हम लोग दे सकते हैं। बच्चों में डी डाइमर इस बार बहुत ज्यादा पाया गया है, जैसे बड़ों में डी डाइमर जब 1 से ज्यादा होता है, 1.0 से ज्यादा होता है, तब हम लोग उनमें एंटीकोगुलेंट देते हैं। बच्चों में कई बार हम लोग देखते हैं कि ये
3.5, 4.5, 8, 9 अब तक पहुंच जा रहा है डी डायमोथोरेस्ट, तो हम लोग बच्चों को वेट के हिसाब से हम लोग एंटी कोआगुलेंट इंजेक्शन हम लोग इनॉक्सीपैरिन का हम लोग बहुत रेयरली यूज किए हैं। तो बहुत ज्यादा बच्चों में दवा एग्रेसिवली देना उचित नहीं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि ये काफ़ी दिन से चल रहा है कि आप आज बता रहे थे, खंडन भी हो गया कि थर्ड वेव नहीं आ रही है, बट अगर ऐसा कुछ है तो मॉडर्न मेडिसिन की तरफ से ऐसा क्या प्रिवेंटिव किया जा रहा है, क्या पहले से तैयारी की जा रही है कि आगे अगर बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता है तो हम उसको कैसे जो मैनेज करेंगे? देखिए ऐसा है ना कि थर्ड वेव नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है। थर्ड वेव में बच्चे खास तौर पे इन्वॉल्व नहीं होंगे ऐसा कहा जाए। जी। थर्ड वेव शायद आए ना आए, ये तो भविष्य की बात है, शायद भगवान करे ना आए। जैसे कि जो स्पेनिश फ्लू हुआ था वो 2 ही साल चला था, तीसरे साल तक आते आते वो खत्म हो गया था। तो भगवान करे इस साल जो है आते आते खत्म हो जाए तीसरा साल, लेकिन अगर आएगा तो थर्ड वेव आएगा, सेकेंड वेव के टाइप का ही होगा। बच्चों में अलग से बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं है। हालांकि सरकार अपने तरफ से कुछ बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयूज बनाना शुरू कर दिए, बच्चे को हॉस्पिटल्स को गेयर अप कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स बना रहे हैं। लेकिन अभी सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, पीडियाट्रिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मानना है और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने स्पष्ट कर दिया है कि खास तौर पे बच्चों को थर्ड वेव में स्पेशली कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है। फिर भी हम लोग बचाव करके चल रहे हैं और कम से कम उत्तर प्रदेश में तो एक्स्ट्रा बेड्स और एक्स्ट्रा पीडियाट्रिक और नियोनेटल आईसीयूज के बेड्स बढ़ाने के लिए सरकार का आदेश भी आ गया है। बचाव करना जरूरी है, भले जो हो आगे देखा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम आपके पास फिर वापस लौटेंगे। अभी हमारा अगला प्रश्न रहेगा, डॉक्टर रुचि तिवारी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं आप, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय वाराणसी में। मैम हम आपसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टर इंद्रेंद्र सर ने तो मॉडर्न एस्पेक्ट रखा, हम आपसे जानना चाहते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये जो 3 स्टेजेस हैं कोविड की, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उसको डायग्नोज करेंगे, क्या उसके सिम्टम हैं और क्या आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट बताया गया है, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं? मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर लक्षण बताने से पहले, जैसे कि अभी डॉक्टर इंद्रनील बासु जी ने जैसे बोला कि बच्चों में जो ज्यादातर सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं वो गैस्ट्रोएंटराइटिस के सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं। इसका एस्पेक्ट मैं एक अपने आयुर्वेद की तरफ से एक पक्ष रखना चाहूंगी यहाँ पर कि आयुर्वेद में जहाँ पे जब एज का क्लासिफिकेशन किया है, हमारे यहाँ जो अवस्थाएं बताई हैं, तो उसमें जो बाल्यावस्था बताई गई है वो स्पेसिफिकली जो है वो कफ प्रधान बताई गई है। और अगर देखा जाए तो ये कफ डोमिनेंसी का ही लक्षण है, क्योंकि कफ का स्थान आमाशय होता है और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं वो मंदाग्नि से क्रिएट होती हैं। जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है वो मैं रखना चाहूंगी। और इसीलिए जितने भी सिम्टम्स में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट सिम्टम है वो गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब लूज मोशन, यही सारी प्रॉब्लम्स जो है बच्चों में ज्यादा देखने को, मैंने भी ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया है और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ी हुई है। केवल जो है केवल हमको डाइजेस्टिव मेडिसिन ही देनी है। और जैसा सर ने अभी बताया कि फीवर भी बहुत ज्यादा नहीं, माइल्ड फीवर मिल रहा है, तो माइल्ड फीवर में हमें उनको केवल डाइजेस्टिव मेडिसिन की ही आवश्यकता है, अननेसेसरी कोई भी और मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो लक्षण मिल रहा है वो कफ की वजह से मिल रहा है और कफ क्योंकि बढ़ता है और अवस्था के अनुसार भी कफ डोमिनेंस है, इस वजह से ये जो अतिसार और जो ये लूज मोशन का जो सिम्टम मिल रहा है वो इसी वजह से ज्यादा मिल रहा है बच्चों में इन कंपैरिजन टू अदर जो एडल्ट के सिम्टम मिल रहे हैं। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की अगर हम बात करते हैं तो माइल्ड सिम्टम हमें जो बच्चों में देखने को मिलेंगे, जो बहुत सारी जो गाइडलाइंस भी आई हैं उनके आधार पे भी, और जैसा कि पिछले समय में भी जो बच्चों में जो सिम्टम्स दिखाई दिए हैं तो उनमें सीवियरिटी बहुत ही कम बच्चों में दिखाई पड़ी है। तो उसके आधार पे जो माइल्ड सिम्टम्स में केवल हल्का बुखार, रनिंग नोज, नाक से पानी वगैरह बहना, हल्की सी खांसी आना, छींक आना, भूख ना लगना, ये केवल जो है माइल्ड सिम्टम है। तो ऐसी उस अवस्था में हमें बहुत ज्यादा उनको मेडिकेशन पे ना रखते हुए जो हमारी जो आयुर्वेदिक चीजें जो बताई गई हैं हमें केवल उस पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद उतनी
उन सारी चीजों से जो माइल्ड सिम्टम्स है वो ठीक हो जाएंगे और वो लक्षण उनके सबसाइड कर जाएंगे, वो आगे जो है वो मॉडरेट और सीवियर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए हमारे पास, जैसे अगर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मंदाग्नि का कॉन्सेप्ट है, हमें अग्निवर्धक चीजें सारी बच्चों को देनी है। तो अग्निवर्धक में हमें केवल जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 2 साल से कम एज के बच्चे हैं, जहां हम बड़ों को गर्म पानी पीने की सलाह दे रहे हैं, ऐसे बच्चों में हम, क्योंकि गर्म पानी बच्चे बहुत ज्यादा पीना भी पसंद नहीं करते हैं और ग्रीष्म ऋतु भी आने वाली है, तो उस ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्म पानी देने की भी आवश्यकता नहीं है। 1, 2 या 3 बार हम उनको दे सकते हैं। नहीं तो हम उनको जो है, जो भी हम दूध पिला रहे हैं या जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, उसको हम ऐसी औषधियों से संस्कारित करके दे दें। वो औषधियां हम जो भी हैं वो हम उनके खाने के माध्यम से, उनके दूध के माध्यम से अगर हम उसमें डाल के दे दें, तो उनको जो है वो मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं होगी। बच्चे मतलब इतना क्रॉनिक सिम्टम्स उनमें डेवलप नहीं होंगे। तो इसमें जैसे गले में खराश होती है या जो है नाक से पानी आ रहा है या नेजल ब्लॉक है, तो स्टीम, अब बच्चों में स्टीम हम कैसे देंगे? तो बच्चों में सिंपल हम पानी में थोड़ा सा अजवाइन डाल के, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो मदर उसको गोद में लेकर बैठे और पूरा ऊपर से कवर हो जाए, उसी के थ्रू बच्चे को जो है स्टीम इनहेलेशन हो जाएगा, अलग से उसको स्टीम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह पानी में हम उसको अजवाइन या थोड़ा सा लौंग पका सकते हैं, वो बीच बीच में हम उसको दे सकते हैं। दूध में हम हल्दी है, तुलसी है, इन सारी, अदरक है, इन सबसे संस्कारित करके हम बच्चों को दूध पिला सकते हैं। हमें कफ नहीं बनने देना है, हमें इस बात का ध्यान देना है। और जो कफ बना है उसका हमें पाचन करना है। हमें 2 कॉन्सेप्ट पे केवल काम करना है और इसी से बच्चे जो है वो ठीक हो जाने हैं। तो पाचन के लिए हम त्रिकटु है, आंवला है, मुलेठी है, हरिद्रा है, ये बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रही माइल्ड की बात। अगर अब मॉडरेट कंडीशन होती है, तो पहली बात तो मॉडरेट कंडीशन होगी कैसे, हम कैसे पहचानेंगे इस चीज को? तो मॉडरेट में हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि बच्चे की जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो श्वसन दर है, वो कितनी है। अगर 2 महीने तक का बच्चा है और उसकी रेस्पिरेटरी रेट अगर मोर देन 60 हो रही है, तो हमें थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। 2 महीने से 12 महीने तक के बच्चों की रेस्पिरेटरी रेट अगर मोर देन 50 है या इक्वल टू 50 है, तो भी वो मॉडरेट कंडीशन में जा रहे हैं। अगर 1 से 5 साल तक का बच्चा है और रेस्पिरेटरी रेट उसकी 40 या 40 के इक्वल है, तो भी वो मॉडरेट कंडीशन में जा रहा है। और अगर मोर देन 5 इयर्स एज ग्रुप का बच्चा है, तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट 30 या 30 से अधिक जा रही है, तो भी वो मॉडरेट कंडीशन। तो पहले हमको ये क्लियर करना कि हमारे बच्चे में लक्षण किस तरह के हमारे दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस पे हमें ध्यान देना होगा। और मॉडरेट की कंडीशन में हमें केवल पहले तो मॉनिटरिंग करनी है कि अगर टेम्परेचर 100 से कम जा रहा है और मोर देन 3 डेज हो गए हैं, तो हमें थोड़ा उस पे जो है ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें फिर मेडिसिन लेने की आवश्यकता है और उसकी हमें एसपीओटी की भी हमको उसकी मॉनिटरिंग करते रहना बहुत आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है और टेम्परेचर 100 से कम है, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा नहीं है, तो हम बहुत सारी ऐसी औषधियों का प्रयोग करके और बच्चे को आइसोलेट करके हम जो है बच्चे को इस जो है बीमारी से, हम कोरोना जैसी बीमारी से हम बचा सकते हैं। सीवियरिटी की कंडीशन कब होगी? सीवियरिटी तब होगी जब बच्चा, क्योंकि एक तो लूज मोशन इसमें मेन सिम्टम मिल रहा है बच्चों में और 100 से कम टेम्परेचर है, लेकिन यदि टेम्परेचर 100 से ज्यादा जा रहा है, अगर 100 मोर देन 100 है, बच्चा जो है लिथार्जिक हो रहा है, बच्चा एकदम भूख प्यास नहीं लग रही है, सुस्त पड़ा हुआ है, बच्चे को डिहाइड्रेशन के सिम्टम मिल रहे हैं, तब हमें समझ जाना चाहिए कि अब ये बच्चा होम आइसोलेशन या घर की औषधियों या घर की दवाइयों से ठीक नहीं होगा। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में हमें बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को या किसी को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे में लक्षण किस तरह के हैं और उन लक्षणों के आधार पे हमें कौन सा डिसीजन कब लेना है, ये सभी को समझना बहुत आवश्यक है। जी मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैं जानना चाहता हूँ कि मैम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे, क्योंकि आप भी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अंतर्गत कार्य कर रही हैं मैम,
प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्लानिंग है और कैसे उसको मैनेज किया जा रहा है, इस पे हम आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हमारे आयुर्वेद विभाग के द्वारा तो बहुत सारी औषधियाँ दी भी जा रही हैं। हमारे माननीय योगी जी के तत्वाधान में और हमारे माननीय जो आयुष मंत्री हैं और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह, उनके तत्वाधान में बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज से ये सब जो है बांटी जा रही हैं, जिसमें ये हमारा जो आयुष क्वाथ है 64 है, आयुष 64 टैबलेट है। लेकिन अगर बच्चों की हम बात करें स्पेसिफिकली बच्चों में, तो बच्चों में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से हम बाल चातुर्भद्र चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो हम बच्चों में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से हम इनको यूज कर सकते हैं। और किसी को और ज्यादा जैसे अगर जानकारी चाहिए आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और हमारे माननीय योगी जी के द्वारा जो एक आयुष कवच ऐप हमारे यहाँ से चलाया जा रहा है, जो आप गूगल के थ्रू आप गूगल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। उस आयुष कवच ऐप के माध्यम से भी आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप वो वहाँ पे जो वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से पूछ भी सकते हैं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैं मॉडरेट कंडीशन की औषधियां जरूर बताना चाहूंगी जो शास्त्रोक्त हैं। अगर उनका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो शायद सीवियरिटी की कंडीशन से बचाया जा सकता है और बच्चे ठीक हो सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि मैंने सबसे पहले नाम लिया बाल चातुर्भद्र चूर्ण का, लक्ष्मी विलास रस है, द्राक्षा अवले है, दशमूल क्वाथ है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जैसे सर ने बताया कि डी डाइमर बहुत ज्यादा बढ़ा मिल रहा है, तो मेरा अपना जो अनुभव है उसके आधार पे अगर मुलेठी के फांट का प्रयोग किया जाए, मुलेठी का फांट बच्चे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, तो जितनी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उससे जो है बच्चों को बचाया जा सकता है और वो सीवियरिटी से बच सकते हैं। और इसका मैंने प्रैक्टिकली भी एडल्ट में भी इसका रिजल्ट देखा है। मुलेठी फांट का मतलब है कि 2 लीटर पानी में अप्रोक्सीमेट 1 या 2 चम्मच आप मुलेठी का चूर्ण डाल दीजिए और उसको चाय की तरह केवल हल्का सा बॉयल करना है और पूरे दिन आपको उसको थोड़ा एक एक कप करके बच्चे को सिप कराना है। हमारे यहाँ जो शास्त्र में कास स्वास्थ्य में, जब स्वास्थ्य में या कास में जो औषधियां बताई गई है उसमें एक औषधि काल है, तो उसमें क्या बच्चों में ऐसे अवस्था में मुहुर मुहुर औषधि देने का विधान है। जब श्वास की कंडीशन है तो हमें मुहुर मुहुर मतलब बार बार, तो हमें ऐसी औषधियां जो काश श्वास हर है वो हमको थोड़ी थोड़ी देर में देनी है और विरेचक औषधियां भी हमको देनी है। तो इन सारी जब ये प्रोटोकॉल अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से हम आयुर्वेद के द्वारा हम बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। जी मैम, अभी हम फिर आपके पास वापस आएंगे। हमारा अगला सवाल रहेगा डॉक्टर अभय तिवारी सर से। इससे पहले कि मैं डॉक्टर अभय तिवारी सर से अगला प्रश्न जिज्ञासावश करता हूं, मैं स्वागत करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरोग्य भारती अवध प्रांत के अध्यक्ष एवं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर MLV भट्ट सर। मैं इस कार्यक्रम में सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभय तिवारी सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आपने बताया कि स्वर्ण की मात्रा, स्वर्ण प्राशन संस्कार में स्वर्ण की मात्रा, आज हम देख रहे हैं कि हर कोई अपनी क्लिनिक में स्वर्ण प्राशन, तमाम फार्मा कंपनियां जो हैं, आयुर्वेदिक कंपनियां जो है स्वर्ण प्राशन योग बना रही हैं। 200-200 रुपए में, 300-300 रुपए में लोग स्वर्ण प्राशन। क्या स्वर्ण का जो योग है इतना सस्ता है, वो कितना कारगर, कितना प्रभावी है, हम इस पे आपकी राय जानना चाहते हैं डॉक्टर अभय तिवारी सर। देखिए, अभी तो स्वर्ण बहुत ही महंगा हो गया है। हम लोग जब स्वर्ण प्राशन शुरू किए थे तो हमको याद है कि हमको 700-800 रुपए में 100 मिलीग्राम स्वर्ण मिल जाता था। आज की डेट में 1600 रुपए में 100 मिलीग्राम स्वर्ण मिल रहा है। तो जो लोग बहुत ही सस्ते में करा रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे करा रहे हैं। और बाजारीकरण तो हर चीज में होता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। जहां लोगों को लाभ दिखता है, लोग एक तरफ, कितने लोग स्वर्ण प्राशन बना रहे हैं, उसकी क्या वो टॉक्सिसिटी टेस्ट किए हैं, वो कितना डोज दे रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। कुछ अच्छी कंपनियां भी बना रही हैं। अब वो हर बच्चे को आप बताइए 2 मिलीग्राम स्वर्ण दे रहे हैं अगर, तो ये कैसे संभव है कि एक नवजात शिशु या 2 साल का बच्चा जो 15 किलो का है वो 2 मिलीग्राम का लेगा और 10 साल का बच्चा जो 50 किलो का है वो भी 2 मिलीग्राम स्वर्ण लेगा? ये मेरे को तो ग्रह नहीं होता है।
तो मुझे लगता है कि स्वर्ण इतना सस्ता नहीं है और इसको इतना सस्ता नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग तो पेपर पत्र का, अपने ही विभाग के कुछ लोग तो अखबारों में ये भी लिख दिए हैं कि 10 रुपए में डोज मिल जाएगी। कुछ लोग कैंप ही लगा के सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की तरह बांट रहे हैं। तो औषधि को औषधि के रूप में ही देखना चाहिए। अगर इसको बहुत आसान और सरल बना देंगे तो इसके प्रति लोगों की आस्था भी डगमगाती है और एक मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाती है। तो स्वर्ण की तो एक तो मेरा सबसे गुजारिश है कि एक डोज, एक बैठ के एक विचार विमर्श करके एक डोज तय किया जाए कि एक ही डोज हर बच्चे में नहीं संभव है, तो डोज तय करनी पड़ेगी कि किस, जैसे मॉडर्न साइंस में भी होता है कि वेट के हिसाब से हम लोग डोज देते हैं, तो स्वर्ण की भी मात्रा ऐसे ही होगी। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि एक दिन की नवजात के बच्चे को अगर हम 2 मिलीग्राम देंगे तो शायद उसके लिए वो ज्यादा हो जाएगा, और उसी तरह से 16 साल के बच्चे को अगर 2 मिलीग्राम स्वर्ण देंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो एक डोज पर निर्धारण करना पड़ेगा। और दूसरा, इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक मेडिसिन है। रस औषधियां जो हमारी हैं वो बहुत बहुमूल्य है। औषधि ऐसी नहीं है कि हम पैसा कमाने के लिए घर घर खोल के बैठ जाए कि हम फ्री में भी करा दे रहे हैं, हमारे यहाँ 200-400 बच्चे आ जा रहे हैं, हम प्रसाद जैसा इसका वितरण न करें। हमारे पूर्वजों की एक बहुत अमूल्य धरोहर है ये, और इसको उस तरह से हम प्रेजेंट करें, इसकी साइंटिफिक स्टडी पूरी करें और उस तरह से आगे बढ़े। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस संदर्भ में हम आयुष सचिव जी से भी मिले हैं। हमारी वार्ता काफी हद तक हो चुकी है। हमारे साथ पीजीआई के विशेषज्ञ भी गए थे और आयुष सचिव जी ने बहुत ही सकारात्मक लिया है। फिर हमारी और भी कई लोगों से बात हुई है और इस पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते होंगे, आपने कभी नहीं देखा कि मैं स्वर्ण का कोई प्रचार प्रसार किया या मैं कहीं बोर्ड लगाया, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें और रिसर्च होना चाहिए। जब पूर्णतया रिसर्च हो जाए, जब चीजें आ जाए, इस कोविड काल में ही देखिए 19 जी, मुझे लगता है कि स्वर्ण प्राशन ही संस्कार ऐसा है जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि अभी मैडम ही बता रही थी कि छोटे बच्चों में औषधि देना बड़ा मुश्किल है। आप कल्पना करिए कि अगर 3 महीने का बच्चा या 4 महीने का बच्चा या 8 महीने का बच्चा अगर रुग्ण हो गया तो आप उसको औषधि किस फॉर्म में पिलाएंगे? न वो हल्दी मिश्रित दुग्ध ले सकता है। तो इस पे भी मैं निवेदन करूंगा कि जरा अर्क के बारे में भी विचार करना चाहिए। मैंने जैसे देखा, मेरे यहाँ एसजीपीजीआई से देखिए 2-2, 3-3 महीने के बच्चे आते थे, तो मेरे लिए बड़ी घोर समस्या थी कि इन बच्चों को मैं क्या दवाई दूं जो बिलियरी एट्रीजिया से ग्रसित बच्चे थे, क्योंकि उनके ड्रॉप के रूप में दवाई देनी पड़ती है। तो मेरा अपने आयुर्वेद के चिकित्सकों से आग्रह है कि परंपरागत चीजों को रखते हुए थोड़ा अपना विचार लगा के युक्ति प्रयोग करके अर्क का प्रयोग कराएं। मुझे लगता है अर्क का प्रयोग सबसे सटीक है, अल्प मात्रा में हम बच्चों को दे सकते हैं। जैसे मैडम ने कहा कि मुलेठी का फांड देना है, तो मैं अगर कहूंगा कि अगर हम मुलेठी का अर्क बना के दें तो ये भी जरा हमको देखना चाहिए कि उसमें क्या दिक्कत आएगी। जैसे सोंठ देने की बात हुई, मैडम कह रही थी कि कफ, बिल्कुल सही बात है, कफ की दिक्कत होती है, तो हम क्यों न सोंठ का अर्क बच्चों को दें, हम क्यों न त्रिकटु का अर्क दें, हम चूर्ण की बात क्यों करें? मैं एक प्रश्न रख रहा हूं अपने अनुभव के आधार पे, हो सकता है गलत हो सही हो, लेकिन सब विद्वत है, यहाँ चर्चा करनी चाहिए। हम फेल क्यों है? हम बच्चों को, मान लीजिए 6 महीने के बच्चे को चूर्ण चटाएंगे तो नहीं चाटेगा, लेकिन अगर हम सोंठ का अर्क बना के बच्चे को देंगे तो सुगमता पूर्वक ग्राह्य हो जाएगा, वो ले लेगा। तो मेरा सभी प्रबुद्ध लोगों से निवेदन है कि इस संदर्भ में भी सोचें कि बच्चों को अगर बचाना है तो हम अर्क के रूप में औषधि का प्रयोग करना शुरू करें, तभी हम बच्चों को सुगमता पूर्वक दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि अर्क में भी औषधि के वो सारे गुण मौजूद होते हैं जो स्वरस में और कल्क में, वात में, शीत में, फांट में रहते हैं। मोस्टली वो सारे गुण मिल जाते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अर्क एक बहुत अच्छा विषय है। और आपका सवाल था स्वर्ण पे हम लोग को बहुत संयमित होकर काम करना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज है हमारे सामने, इसको हम ऐसा न कर दें कि लोगों की आस्था इससे डगमगा जाए। जी सर, अभी हम फिर आपके पास आएंगे। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बचा हुआ है, हम आपसे अंत में उसको रखेंगे। इससे पहले हमारे बीच में आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष सर हैं डॉक्टर इंद्रनील बसु सर। सर आपसे एक निवेदन, एक प्रश्न रहेगा, और उससे पहले मैं एक स्लाइड चलाना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपना प्रश्न रखूंगा। ये है सर, हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा कि कह रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने मतलब कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं
उनको वैक्सीनेशन किया जाए। तो सर हम इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा उद्देश्य हो सकता है कि क्यों जैसा कि वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट किया जा रहा है, क्या फायदा मिल सकता है इससे, और कैसे जागरूकता लाई जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। इस कोविड वेव को बच्चों में अगर प्रभावित होने के चांसेस हैं तो कैसे रोका जा सकता है? बच्चों को अगर बचाना है या किसी भी मरीज को, सारी जनता को अगर बचाना है तो वैक्सीनेशन पर जोर देना है, ठीक है ना। बच्चों का वैक्सीनेशन अभी भी अप्रूव्ड फॉर यूज नहीं है भारत में, लेकिन जल्दी होने वाला है। यूएस में फाइजर ने ओके कर दिया है बच्चों में यूज के लिए, और भारत में भी इसका स्टडी चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। एस्ट्राजेनेका मतलब कोविशील्ड का और कोवैक्सीन दोनों के ट्रायल्स शुरू हो गए हैं बच्चों में। एम्स में शुरू हो गया है और भी 2-3 सेंटर्स में, बनारस में, इंडिया में शुरू हो गया, जिसमें बच्चों में वैक्सीन का इफेक्ट्स देखने के लिए स्टडी चल रहा है। मेरे ख्याल से स्टडी सकारात्मक ही आएगा और बच्चों में काफी शीघ्र वैक्सीनेशन अलाउ करने की बात आ जाएगी। लेकिन जब तक ये अलाउ नहीं हो रहा है तब तक बच्चों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि बच्चों को एक्सपोजर तो उनके माँ बाप से होगा। बच्चे स्कूल ज्यादा जा नहीं रहे हैं, माँ बाप उनको अगर पकड़ के घर पे बैठा दे रहे हैं और बच्चे खेलने नहीं जा रहे हैं, चारों तरफ लॉकडाउन है, तो बच्चों को अगर होगा कोविड तो उनके माँ बाप घर के लोगों से ही, उनके संरक्षकों से होगा, उनके रिश्तेदारों से होगा। इसलिए योगी जी ने या जो भी हमारे नेतागण हैं या टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर बच्चों को फिलहाल बचाना है, वैक्सीनेशन चूंकि हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनके साथ रहने वाले लोगों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि उनको कोविड ना हो और उनसे बच्चों को कोविड ना हो। ये कारण है। जी सर, एक चीज और बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहने वाला हूँ। बहुत ही जल्द आने वाला है नेजल वैक्सीन। जी, तो नेजल वैक्सीन सुन रहे हैं हम कि सितंबर या अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगा। उसका 3rd फेज क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। अगर ये नेजल वैक्सीन आ जाता है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को इंजेक्शन द्वारा वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा। अगर नेजल रूट से आप वैक्सीन दे सकें तो बच्चों को बहुत आसानी से हम लोग वैक्सीनेट कर सकेंगे और आगे के 3rd वेव के लिए हम लोग काफी बचाव इसके द्वारा कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा रहेगा रुचि तिवारी मैम से। मैम, आपसे प्रश्न रखने से पहले एक स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैम, अभी एक न्यूज़ थी प्रतापगढ़ में, जैसे हम लोग हैं तो वहाँ पे आया कि होम आइसोलेशन में बच्चे बहुत जल्दी जो है रिकवर हो रहे हैं। तो मैम क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे, और इस पे हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है इसके पीछे? कृपया मैम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ मैम एक चीज़ हम और जानना चाहते हैं कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, जो एक जनरल प्रिवेंशन जो बच्चों में हम लोग कर सकते हैं, वो क्या किया जा सकता है इस कोविड से बचने के लिए, जो कि पेरेंट्स को करना चाहिए बेसिकली। ये दोनों सवाल आपसे रहेंगे। मैं आपके पहले जो स्लाइड का जवाब देना चाहूंगी। बच्चों में वैसे भी जो नेचुरल है वो उनकी जो रिकवरी रेट है वो हर चीज में, हर डिजीज में उनकी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू एडल्ट। तो अगर हम उनको अगर नेचुरल तरीके से ही बहुत ज्यादा मेडिसिन वगैरह पे ना रखे, केवल उनको डाइट पे और उनको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देके, केवल आइसोलेट करके अगर रखते हैं, आइसोलेशन में भी एक तरह का स्ट्रेस ही होता है। जब बड़ों को हो जाता है तो नेचुरल सी बात है कि बच्चों को भी होगा। तो जो होम आइसोलेशन का एनवायरनमेंट है वो अगर हम पॉजिटिवली रखें तो मुझे लगता है इसी वजह से बच्चे जो है जल्दी रिकवर कर रहे हैं। और डाइट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। जैसे अभी सर कह रहे थे तो मैं सर को एक चीज बताना चाहूंगी, ये मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और 10 साल का प्रैक्टिस करते हुए अनुभव भी हो गया है कि बच्चों में आयुर्वेदिक औषधि अगर देना है तो वो बहुत मुश्किल नहीं है ऐसा, क्योंकि हमारे ही आयुर्वेद में कितनी सारी प्रविचारणाएं जो बताई गई है, औषध देने के तरीके ही है वो जो 24 तरह की बताई गई, हम किसी भी फॉर्म में किसी भी चीज के साथ हम उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन दे सकते हैं। हम घर पे ही उनको, हम जो उनको खाना पीना दे रहे हैं हम उसमें भी औषधि दे सकते हैं। क्या लौंग उसमें डाल रहे हैं, क्या हम उसमें शुंठी डाल रहे हैं, हम उसमें मरीच डाल रहे हैं, दैट इज नॉट औषधि, ये भी सर औषधि है।
तो हमें उसको प्रॉपर फॉर्म में, बट ये समझ होनी चाहिए सभी को कि हमको उसको किस समय, अगर उसको फीवर है तो फीवर में जो लंघन कॉन्सेप्ट है, हम बच्चे में लंघन नहीं करा सकते, लेकिन जो बताया गया है कि लंघन का मतलब बच्चों में लघु आहार देना है, तो हम कौन सी ऐसी चीजें हम दे सकते हैं उसको, किस तरह का डाइजेस्टिव फूड दे सकते हैं जो उसको उसके जो दोषों का जो है पाचन करे, आम दोष का पाचन करे और ज्वर ऐसे ही ठीक हो जाए उसका। तो ऐसा मुश्किल नहीं है, बस मैं ये चीज आर्य बहुत अच्छा है आपका। और ये जो कार्य है वो रस शास्त्र के जो भी हमारे विधा के लोग हैं उनको इस पे कार्य करना चाहिए। और ये एक सिंपल फॉर्म है मेडिसिन देने का, लेकिन बहुत सारी फार्मा कंपनियां भी इतनी अच्छी मेडिसिन अब आयुर्वेदिक भी बना रही है, जिससे अब आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में बच्चों को आयुर्वेदिक मेडिसिन देने में कोई भी परेशानी नहीं है। ये मैं सर को बस एक मैं बताना चाह रही थी अपनी तरफ से। और जैसा आपने कहा कि प्रिवेंशन कैसे रखना चाहिए, तो अभी बासु सर ने बहुत ही सही बात बताई कि जब बच्चे हमारे घर में बंद हैं और कहीं से उनका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और नहीं है, केवल पेरेंट्स हैं, तो हमको बस ध्यान ये देना है कि वो कौन सी बातों का ध्यान रखें कि इन्फेक्शन बाहर से घर के अंदर बच्चों के पास ना आए। तो उसमें छोटी छोटी बातें हैं जो हम शायद मेडिकल फील्ड के लोग तो फॉलो करते हैं, लेकिन एक आम जनता जो है वो इन बातों को नहीं समझ पाती है और इतनी सिंसियरिटी के साथ लेती भी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही पालन नहीं करते हैं उतनी सिंसियरिटी से और ना बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। उसमें यह है कि जब भी पेरेंट्स घर के बाहर से आते हैं, वर्किंग प्लेस से आते हैं, तो सबसे पहले अपने घर का कोई एक एरिया वो ऐसा डिसाइड कर लें कि बाहर से आने के बाद जो भी अपने कपड़े हैं, जो भी अपना सामान है, वो पहले अपने उस एरिया में वो अपना सारा डिस्पोज करें, वहां पे रखें और उस एरिया में बच्चों को ना जाने दें। उसके बाद पहला काम उनका होना चाहिए कि वॉशरूम में जाके पहले अपने आप को जो है अपना नहाना या इस तरह से क्लीन करके डिटॉल के पानी से कपड़े अपने डिटॉल में वॉश करें और नहाने के बाद ही अपने बच्चों से वो बात करें या बच्चों से मिले। हैंड वॉश भी सफिशिएंट नहीं है, उनको घर में बाहर से आने के बाद सबसे पहला काम करना चाहिए कि वो नहाने के बाद ही अपने बच्चों के संपर्क में आए। फिर कोई भी चीज अगर बाहर से कोई चीज आती है या कोई आपका कोई भी बाहर से कोई मिलने आता है या कोई सामान आता है, कोई भी चीज अपने बच्चों को कभी बाहर ना जाने दो। ये नहीं, ऐसा अक्सर होता है कि बेटा तुम देख लो, बेटा तुम चले जाओ, तुम ये सामान ले आओ, तुम भी ऐसे उठा लो, मैं ये सामान मार्केट से लाया हूँ, तुम टच कर लो, तुम लेके आ जाओ। नहीं, इस समय आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों का बाहरी चीजों से कोई भी संपर्क नहीं करने देना है। ऐसा करने से आपके बच्चे बहुत हद तक जो है वो सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, बच्चे भी सिक्योर रहेंगे और आपके घर में अगर जो वृद्ध पर्सन है वो भी सिक्योर रहेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का हमको जो है बहुत ध्यान रखना है। इन सारी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम अपने बच्चों को बहुत ही सेफ कर सकते हैं और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सीवियरिटी जो है बहुत 1 या 2% बच्चों में ही हो सकता है देखने को मिले और बाकी हम प्रिवेंशन से बचा सकते हैं अपने बच्चों को। बहुत अच्छी तरीके से स्वास्थ्य जो है टॉक चल रहा है, परिचर्चा, और पिछले 45 मिनट से हम लोग एक अच्छे विषय पे बातचीत कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर अभय तिवारी सर से कि सर जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस पे केजीएमयू के साथ में मिलके कुछ आप लोगों ने स्वर्णप्राशन पे कुछ कार्य किया था गोरखपुर जैसे क्षेत्र में, मैं जानना चाहता हूँ वो क्या कार्य था। और उसके पहले मेरे पास एक स्लाइड भी है, वहाँ की एक न्यूज़ मेरे पास है, मैं उसको भी डिस्प्ले करना चाहूँगा। शायद उसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए डॉक्टर नक्षत्रों की, जैसा कि हम लोग पुष्य नक्षत्र में ही स्वर्णप्राशन करते हैं, इसमें 2 सवाल रहेगा, क्या स्वर्णप्राशन केवल और केवल पुष्य नक्षत्र में ही करते हैं या कभी भी कर सकते हैं? और दूसरा जो ये आपका ये कार्य था इस पे कृपया अपने विचार रखें और ये कार्य का क्या रिजल्ट निकला। और हम कोविड में जो कोविड जैसे वैक्सीनेशन कर रहे हैं मॉडर्न साइंस की तरफ से, तो इसको हम वैक्सीनेशन की जगह है हम स्वर्णप्राशन को ही क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, इस पे हम आपकी राय जानना चाहते हैं। सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो हम आपसे इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। ये आपसे हमारा अंतिम सवाल रहेगा। डॉक्टर अभय तिवारी सर। बड़ा इंटरेस्टिंग इसका संदर्भ भी है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए उसके 2-4 महीने बाद ही
जापानीज इंसेफेलाइटिस का प्रकोप गोरखपुर जनपद में देखने को मिला। आप सभी लोग इस पूरे प्रकरण से अवगत हो गए, लगा कि सरकार गिर जाएगी। तब मेरे मन में मस्तिष्क में आया था, मुझे लगता है उससे पहले प्रदेश में सुचारू रूप से स्वर्ण प्राशन कोई कराता नहीं था, जहां तक मेरे संज्ञान में, अगर कोई कराता हो तो मुझे नहीं मालूम। फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक चिट्ठी लिख के भेजी कि सर हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा 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 लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको करें तो हो सकता है हम बच्चों को बचा लें। तुरंत वहां से 2-3 घंटे के अंदर ही मेरे लेटर जैसे रिसीव हुआ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आया कि आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं। तो फिर हम उनसे मिलने के लिए गए। फिर हम अपने आदरणीय भट्ट साहब से निवेदन किए कि सर आप चलेंगे तो हमारी बात प्रभावशाली ढंग से रखी जा सकती है, और सर का बड़ा आशीर्वाद और सानिध्य रहा। सर बोले कि नहीं मैं शहर चलूंगा, और मुझे जो एक अपॉइंटमेंट उनसे दिलवाया था माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी जो कैबिनेट सहकारिता मंत्री हैं, मैं उनको खुद स्वर्ण प्राशन करा रहा था, तो स्वर्ण प्राशन के गुण से वो परिचित थे। तो उन्होंने ही कवरिंग लेटर लगा के मेरी लेटर पे लिखा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय भट्ट साहब से कहा कि डॉक्टर भट्ट अभय जी को जितनी मदद कर सकते हैं आप करिए। इस तरह से हमारी एक प्रक्रिया शुरू हुई। फिर हम लोग गोरखपुर के सीएमओ ऑफिस से आइडेंटिफाई किए कि वर्स्ट गांव कौन है जहाँ पे सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ है पिछले 5-10 सालों में जापानीज इंसेफेलाइटिस का। तो वहां से डाटा हमको मिला भड़सार गांव। फिर भड़सार गांव के प्रधान से मिलकर के, बहुत कठिन काम था, जब पहली बार हम लोग गए तो प्रधान रिफ्यूज कर दिया कि बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं एनजीओ करने ये हो। फिर हम अपने आदरणीय शिव नारायण भाई साहब क्षेत्र प्रचारक जी, उनके माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित करके हम लोग कार्य शुरू किए। हर महीने पुष्य नक्षत्र के दिन मेरे साथ भट्ट साहब भी 2-3 बार 4 बार के करीब गए हैं, समापन में, शुरुआत में और बीच बीच में भी, क्योंकि उस समय सर कुलपति थे तो उतना समय नहीं था, पर भट्ट साहब रेगुलर जाते थे। उनकी पूरी टीम जाती थी डॉक्टर संदीप तिवारी के देखरेख में, और हर पुष्य नक्षत्र के दिन हम लोग वहां जाते थे। वहां बच्चों का हीमोग्लोबिन, वेट वगैरह सब देखते थे। केजीएमयू से पीडियाट्रिक की टीम भी जाती थी। क्योंकि गोरखपुर जनपद का वो सबसे बड़ा गांव है, जहां तक मुझे लगता है उसकी आबादी लगभग 10,000 है, और भड़सार में 4 गांव है मिलके। तो वहां पे हम लोग हर पुष्य नक्षत्र में जा जाके, घर घर भी जा जा करके, सारी पिक्चर्स इमेज है हम लोगों को, स्कूल में जाकर के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराते थे। पुष्य नक्षत्र के दिन चले आते। उससे पहले उन बच्चों का हम लोगों ने हीमोग्लोबिन, जीबीपी, जनरल जो सामान्य जांच हो सकती थी वो करी, और 1 साल लगातार हम लोगों ने इस कार्य को किया। और उसके बाद फिर उसका हम लोगों ने समापन किया। समापन करने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो बच्चे वहां पे बीमार पड़ते थे, वो चूंकि इतना वर्स्ट विलेज था कि उस गांव में ही पीएचसी बनाई हुई थी। तो उस पीएचसी का डाटा फिर हम लोगों ने इकट्ठा किया कि हमारे जाने से पहले, माने 2017 में पीएचसी में टोटल कितने बच्चे जाते थे, केवल जापानीज इंसेफेलाइटिस के नहीं, सभी रोग के बच्चे, चूंकि गांव की पीएचसी थी तो जाते थे, और हमारे इंटरवेंशन के बाद कितना हुआ। तो आपको आश्चर्य होगा देख करके कि वहां के जो पीएचसी के मेडिकल अफसर इंचार्ज है, उन्होंने जो डाटा हमको दिया है, 60% से ज्यादा बच्चों का फुटफॉल कम हो गया। उस गांव के बच्चों का हीमोग्लोबिन परसेंटेज बढ़ गया। वो गांव कभी स्पोर्ट्स में ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं आता था। वहां के अखबारों में भी छपा कि वो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आने लगा। इन सब चीजों को देख करके फिर हम लोगों ने अपनी एक समरी रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और लोगों को शायद निर्देशित किए। फिर अपने आयुष विभाग के डायरेक्टर साहब से भी हमारी काफी वार्ता हुई, उन्होंने भी स्वर्ण प्राशन शुरू कराया। और तब से मुझे लगता है कि जितने सरकारी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं आयुर्वेद के, उन सब में स्वर्ण प्राशन चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया, और वहां पे हम लोगों ने इसके एंटीवायरल प्रॉपर्टी तो देखी ही देखी, जिसकी वजह से वायरस कम हो गया। बट इसको हम बहुत बड़ा विस्तार, बहुत बड़े आयाम के रूप में नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं। सरकार की तरफ से, शायद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वर्ण भस्म खरीदने की अभी वो नहीं है, और इतना साइंटिफिक वे में हम अपनी बात को अभी भी कह नहीं पाए वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ। जहां तक मुझे लगता है कि हम उतनी बात अभी कह नहीं पाए हैं, जो कि सरकार और केंद्र सरकार इस चीज को एज ए वैक्सीनेशन या उस तरीके से ले। ये मुझे लगता है कि हमारी अभी कमी है, हमको इसमें और रिसर्च और शोध करना है, तब जाके ये चीजें होंगी जरूर, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। अगला क्या सवाल था आपका?
सर क्या ये पुष्य नक्षत्र में ही किया जा सकता है कि कभी भी किया जा सकता है, हमारा ये सवाल। नहीं, देखिए पुष्य नक्षत्र में ऐसा कोई क्लिनिकल डाटा हमको नहीं मिला है कि जिसके आधार पे कह दें। हम तो इसको आप तो उपदेश मान के कराते हैं, जब हम अपनी शादी करते हैं तो किसी नक्षत्र मुहूर्त देख करके कहते हैं, तो ऐसा हम मानते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों ने कह रखा है कि पुष्य नक्षत्र में ही कराना चाहिए तो पुष्य नक्षत्र में कराने से ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन आप देखिए कश्यप को ही पढ़िए ना, वो लिखते हैं मासात और षडवीर मासात, तो मासात मैंने प्रतिदिन ना, तो फिर तो उसमें खाली पुष्य नक्षत्र ही नहीं आएगा। ये जरूर है कि पुष्य नक्षत्र के दिन देने से अत्यधिक लाभ मिल सकता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं उन्होंने लिखा है कि खाली पुष्य नक्षत्र को ही देना है। जब मासात और षडवीर मासात करेंगे तो प्रतिदिन होगा। और बच्चों में मैं लास्ट लाइन, चूंकि आप कहें कि मेरा आखिरी सवाल है ये, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोरोना के संकट में आने से, जैसा कि देखिए हमारा आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है कि पथ्य सति गदारतस्य किम औषधि निसेवणे, और पथ्य अशति गदारतस्य किम औषधि निसेवणे। तो पथ्य का तो पालन करना ही करना है, उसमें आहार विहार सब आ जाएगा। साथ में स्वर्ण प्राशन जरूर कराएं, ये हम आयुर्वेद के चिकित्सकों का दायित्व और कर्तव्य है। हम लोग समस्या गिनाने में एक्सपर्ट हैं अवनीश जी, आप बुरा ना मानिएगा, समाधान देने में नहीं। जहां तक मेरा अपना अनुभव है, ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं किसी के ऊपर कोई वो नहीं कह रहा हूँ। हम लोग समस्या बता देते हैं, ये नहीं हो रहा, सरकार ये नहीं कर रही। आप देखिए उदाहरण स्वरूप रामदेव जी अकेले चले और कहां से कहां पहुंचे। आज वो व्यक्ति आयुर्वेद की लड़ाई अगर एक तरीके से देखा जाए तो व्यापार एंगल छोड़िए, वो तो सबका है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, वो विषय हटा दीजिए। फिर भी वो व्यक्ति अभाव का रोना नहीं रोया और वो आगे बढ़ा। उसी तरह से हम अगर चाहें, जैसे हम तो आदरणीय अशोक भाई साहब से भी निवेदन करेंगे इस माध्यम से और व्यक्तिगत भी, कि हमारी संस्था अगर सामाजिक लोगों से मदद लेकर के अगर हम स्वर्ण प्राशन को करा पाए 2-4-10 गांवों में भी, और उन गांवों को अगर हम बच्चों को मुक्त कर लें, तो देखिए ये आज मॉडल बनेगा, कल को इसको लोग मान लें। अभी लोग उपहास कर रहे थे, अब विरोध कर रहे हैं, बाद में विश्वास करने लगेंगे। तो मेरा एक व्यक्तिगत ये है कि हम केवल सरकार के ऊपर ना आश्रित रहे, सरकार की अपनी मजबूरी हो सकती है, हमें अगर पता है कि बढ़िया उपयोगी है तो हम अपना, मतलब मेरा कहने का, असुविधा का रोना, अभाव का रोना न रो करके समाधान की तरफ जाएं। और ऐसा नहीं है, हम तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जिसके आलोक रंजन जी मुखिया हैं, उनसे बात हो गई है, हम लोग बहुत जल्दी 4 गांव गोद में लेके स्वर्ण प्राशन कराएंगे। ये एकदम अगले महीने से शुरू करा देंगे और देखते हैं, करके देखेंगे। बहुत, हम भी बहुत दुखित होते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी से इतने अच्छे भेंट मुलाकात होने के बाद भी मैं इसको एज ए ड्राइव तो नहीं करता, कुछ न कुछ अपनी मजबूरियां रही होंगी। तो अब मान लीजिए उसी को लेकर मैं बैठ जाऊं कि नहीं सरकार ध्यान नहीं दे रही है, नहीं हो रहा है, तो ये कोई युक्ति नहीं है। कुछ होगा, हमें काम को आगे बढ़ाना है। और इस तरह से मेरा लास्ट है, प्रत्येक बच्चों को, जहां तक मेरे को लगता है कि जो बच्चा उसको 10 दिन लगातार स्वर्ण, उसके बाद केवल पुष्य नक्षत्र की हमें बहुत सफलता मिलेगी। और अगर इम्यूनोलॉजिकल बात करेंगे तो इसमें हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी विभाग में देखा कि IL-17 इंटरल्यूकिन 17 जो एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइनिन है, उसको ये काफी अच्छा बूस्ट कर रहा है और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। IL-17 मीडिएटर का काम करता है। तो मुझे पूरा लगता है, ये हम नहीं, इम्यूनोलॉजी के बेस के आधार पे कह रहे हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में स्वर्ण प्राशन का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा पूरा सभी से आग्रह है, निवेदन है कि स्वर्ण प्राशन कराने का प्रयास हम आयुर्वेदिक चिकित्सकों को जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने स्वर्ण प्राशन के विभिन्न बिंदुओं पे अपने विचार रखे और निश्चित ही जो लोगों की शंकाएं थी और जो इसके लाभ हैं वो लोगों को उसके बारे में पता चला होगा। आज हमारे साथ कई विद्यालय के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को जो भी बातें बताई गई हैं वो जरूर फॉलो करिएगा अपनी लाइफ में। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ आज के हमारे जो स्पीकर जामनगर से जुड़ने वाली थी मैडम, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैडम नहीं जुड़ पाई। हम मैडम के साथ डाइट पे, आहार पे बात करते और मैडम से नेटवर्क की वजह से जुड़ नहीं पाई हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैडम के साथ एक कार्यक्रम केवल आहार पे किया जाएगा कि बच्चों का आहार कैसा हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे कोविड फेज में, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए हम डॉक्टर इंद्रनील सर से निवेदन करते हैं कि जो भी विषय, जो भी पक्ष इस कार्यक्रम में इम्यूनिटी रिलेटेड या कोविड प्रिवेंशन से संबंधित
रह गए हों, या आरोग्य भारती के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटर, इस पे हम आपकी राय जानना चाहते हैं डॉक्टर इंद्रनील बसु। बच्चों के लिए कि इन जनरल? बच्चों के लिए ही और इन जनरल भी, आप दोनों को। बच्चों के लिए एक पक्ष बलिष्ठ रूप से रखा नहीं गया है, वो होम्योपैथी का प्रयोग। जी क्योंकि आमतौर पर अगर होम्योपैथी ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही नगण्य होते जी हैं। और देखा गया है कि कोविड में खास तौर पे प्रिवेंशन में और माइल्ड सिम्टम्स जो है कोविड में, उसके एमेलियोरेशन में, उनको कम करने के लिए होम्योपैथी का बहुत अच्छा यूज हमें देखने को मिला है। पर्सनली भी हमने इस्तेमाल किया, बहुत लोग इस्तेमाल होते देखा है, और कुछ कुछ मरीजों में होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सकों से पूछकर मैंने भी कुछ दिए हैं, जिसमें कि हम अपनी दवाएं नहीं दे पाए, तो उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला। तो मुझे लगता है कि चूंकि होम्योपैथी अगर ठीक से दिया जाए तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है आमतौर पर, तो बच्चों में इसका प्रयोग अच्छे तरीके से होना चाहिए था। सर हम आपके पास आएंगे, बीच में हमारे बीच में डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव सर वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, हम उनसे उनकी राय जानना चाहते हैं कि इस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे वो अपने विचार रखें। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, आप हमारे साथ आरोग्य भारती मिर्जापुर से आप उपाध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अवनीश जी, अगर मुझे इजाजत दे तो मुझे एक और वेबिनार ज्वाइन करना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जी डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव। धन्यवाद। आवाज आपकी नहीं आ रही क्लियर। अब आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है? डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, आवाज फ्लक्चुएट कर। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, इस वेबिनार में उपस्थित हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर नील सर का और सभी जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपने पूछा है कि होम्योपैथी पे, तो निश्चित रूप से अभी जैसे नील सर ने कहा है कि होम्योपैथी के इस्तेमाल से हम बहुत सी चीजों का इसमें बच्चों में बचाव कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि कोविड जो बताया जा रहा है कि बच्चों में आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि कोविड आएगा नहीं, आ गया है। अभी मैंने पिछले 15-20 दिनों में 4 से 6 ऐसे बच्चों को देखा, 2-3 मेरे घर में रिलेटिव बच्चे थे जिनकी स्मेल और टेस्ट चले गए। लेकिन यही था कि सारे बच्चों में पैटर्न सेम ही था, जैसा कि पहले में कोविड में आया और कोविड 2 में आया। तो उन सब में पहले घबराने की बात नहीं है, कोई नया सिम्टम नहीं है। हालांकि इस पर अभी और डाटा अभी आना रह गया है। तो सब में सिम्टम वही थे, माइल्ड थे, जिनको होम्योपैथी से दे करके सिम्टोमेटिक सिम्टम के आधार पर उनको ठीक किया गया। और उनको निश्चित रूप से जो कोरोना फैला, उनको अपने पेरेंट्स से ही फैला, जैसा कि अभी सर बता रहे थे, क्योंकि वो लोग कहीं गए नहीं, पेरेंट्स जॉब करते थे। तो होम्योपैथी से इस चीज को आसानी से निकाला जा सकता है। और क्या ग्रेव सिचुएशन आएगी वो बात की चीजें हैं, वो अभी डेटा आना रह गया है। लेकिन जहां तक अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, तो निश्चित रूप से एक ही दवा है जो बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए, दोनों के लिए प्रिवेंशन करती है, और वो है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर हम उनको भी वही चीज दें, वैसे ही डोज दें, 3 दिन 5 गोली या 3 गोली भी रख सकते हैं, कुछ बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको हम खाली पेट 3 दिन दे करके हम फिर से उसको एक बार देना है, उसके बाद हर 20 दिन 15 दिन पर रिपीट करते रहें, तो उससे वो मेंटेन रहेंगे और काफी हद तक उनका बचाव होता है। मैं मेरे घर में खुद, हमारे यहाँ बच्चे हैं, उनको भी मैंने दिया है और वो सेफ है। और अगर हो भी जाता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं, जिसकी वजह से उनको हम बहुत ज्यादा हाई पावर के एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स वगैरह में ले जाने से बचा सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा मैं फिर से कहूंगा कि ये दवाइयां हैं, बचाव के लिए सबसे अच्छा है उनको खेलने कूदने, योगा प्राणायाम, उनका खान पान जो भी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि अभी सब सारे स्पीकर्स ने बताया, वो रहेगा तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बस लास्ट में मैं अपनी 2 बातें 2 पॉइंट रख करके खत्म करूंगा, कि बच्चों में जो सबसे बड़ा फायदा ये है, वो ये है कि उनके अंदर फियर नहीं है। फियर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और बच्चे अभी मस्त हैं अपनी दुनिया में, बस उनका क्लास बंद हो गया है, अपने कार्टून वगैरह इन सब में लगे हुए हैं,
तो फियर नहीं है तो इससे उनकी इम्यून सिस्टम भी कम वीक होगी और डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, तो वो इन सब चीजों के डिजीज से बहुत हद तक बचे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इतना ही मुझे बोलना चाहिए। जब कभी भी इस पे डिटेल में चर्चा होगी तो उस पर हम फिर से बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही आपने कहा कि बच्चों में डर, शोक, भय नहीं रहता, जीने मरने का डर नहीं रहता है। और एडल्ट में क्या है कि कहीं न कहीं ये बीमारी ज्यादा हावी हो रही है, क्योंकि उनके अंदर एक भय है, डर का माहौल रहता है। और विषाद जो होता है, जो दुख होता है, कहीं न कहीं बीमारी को बढ़ाने का एक कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव भाई साहब। और मैं डॉक्टर इंद्रेंद्र सर को अनम्यूट करना चाहता हूँ। सर, आप अपने बात को आप कंटिन्यू रखें। और होम्योपैथ के भी विचार हमारे बीच में आ गए हैं और बहुत अच्छे से डॉक्टर संदीप जी ने रखा। सर, अपने आप को अनम्यूट करेंगे? हाँ, अनम्यूटेड हैं। जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही। तो आपका सवाल क्या था? हम होम्योपैथी पे डाइग्रेस करके, इसलिए मैं भूल गया था। क्या कह रहे थे आप? प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे और क्या किया जा सकता है, जो भी चीजें आरोग्य भारती के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, या आगे आज भी आप? हम लोग आरोग्य भारती के माध्यम से अ, विद्यालयों में खास तौर पे ज्यादा हम लोग जैसे किया करते हैं, काफी सारे हम लोग वेबिनार्स किया करते हैं। जब हम डायरेक्टली जाते थे उनके साथ, हम लोग उनके आमने सामने संगोष्ठी करते थे। फिलहाल हम लोग बच्चों के लिए हम लोग काफी वेबिनार्स विद्यालयों में, कॉलेजेस में किया करते हैं। उसको हम लोग थोड़ा बढ़ाएं, ताकि बच्चों के अंदर भी कोविड के बारे में जानकारी पूरी प्राप्त हो। क्योंकि हो सकता है बच्चों के माँ बाप को मालूम नहीं है कि बच्चों के क्या रिस्क है या उनका क्या इलाज होना चाहिए। तो बच्चे खुद मालूम करें, हम माँ बाप को बताएं घर में कि क्या है। तो एक साथ विद्यालय के साथ हम लोग जुड़ जाने से कई सारे बच्चों को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो एक पहला हमारा कार्य चल रहा है, इसको और को गति देने की आवश्यकता है कि बच्चों को हम लोग कोविड के सिम्टम्स के बारे में और उसके उपचार के बारे में थोड़ा बहुत राय दें, या बचाव के बारे में राय दें। पहली बात। दूसरी बात, होम्योपैथी का प्रयोग। तीसरी बात, बच्चों में हम लोग मास्क का थोड़ा सा और प्रचलन करना पड़ेगा। बच्चे लोग मास्क पहनना पसंद नहीं करते। अगर हर समय घर में ना बैठना हो, कभी बाहर जाना भी पड़े, तो मास्क का प्रचलन बच्चों में बहुत आवश्यक है। जो मास्क हम तो आम तौर पर पहनते हैं, वो साइज बड़ा होता है। वो जो भी मास्क आपको मिलेगा आपको मार्केट में, N95 हो चाहे सर्जिकल मास्क, वो साइज बड़ा होता है, हम लोग को फिट होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका मास्क मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उनका मास्क, पीडियाट्रिक मास्क थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग को अगर हम लोग कर सकें तो हम लोग कुछ पीडियाट्रिक मास्क या छोटे साइज के हम लोग मास्क अगर हम लोग बंटवा सके पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा। बाकी तो सफाई के बारे में बच्चों को बता देना बहुत जरूरी है, और साबुन से हाथ धोते रहें, उनके माँ बाप को भी बताना जरूरी है। बस इतनी सी बातें हैं जो बड़ों के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए करते रहते हैं, हम लोग करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सकारात्मक रहा और बहुत ही पॉजिटिव रहा। कई विचार निकल के आए हैं, कई पहलुओं पे। एक आहार वाला बिंदु छूट गया है, उस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। एक बार फिर से सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मीनाक्षी जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपको वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर मीनाक्षी जी। जी, कृपया धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मीनाक्षी जी, आप भी इस कार्यक्रम की सूत्रधार रही हैं, थोड़ा व्यस्तता आपकी रही है आज, तो मैं आपको। हाँ, मैं जी, क्षमा चाहूंगी, थोड़ा कुछ ऐसा चीज बीच में कार्य आ गया, तो उसमें मैं ज्यादा, वैसे मैं पूरे टाइम जुड़ी थी लेकिन बहुत सक्रिय रूप से नहीं रह पाई थी, लेकिन आ गई थी। सभी का मैं बहुत बहुत सभी को प्रणाम। पहले तो बहुत अच्छी सार्थक चर्चा चली मुझे लगता है, और सबसे सुंदर बात ये रही कि एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथ तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू आ गए। और जिस तरह से हम लोग कोविड के बच्चों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं और अवनीश भाई, तो हम लोगों की ये इस सीरीज की पहली आज की परिचर्चा थी। इसमें हम लोग आगे और भी बातचीत करेंगे। तो आज की चर्चा में जिस तरीके से एलोपैथ के पॉइंट ऑफ व्यू को डॉक्टर नील बसु जी ने रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। आपका वैसे भी हम लोगों को हमेशा समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है, लेकिन बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आपने बताया चीजों को कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और इसके साथ में हमारे बीच में डॉक्टर अभय जी थे लखनऊ से, तो उन्होंने तो काफी काम किया है। जैसे मैं उनको सुन रही थी, इंसेफ्लाइटिस के टाइम पे किस तरह से उन्होंने इनिशिएट किया, उस पाशन के इफेक्ट को भी उन्होंने चर्चा हमारे बीच में रखी, और कोविड में उसका क्या रोल हो सकता है ये भी उन्होंने बताया। तो इसके लिए डॉक्टर अभय तिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी साझा की हमारे साथ। डॉक्टर रुचि तिवारी जी जो कि जिन्होंने एक बड़ा ही होलिस्टिक तरीके से बातचीत को रखा, और एक जो छोटी छोटी व्यवहारिक चीजें जो हम लोगों से इग्नोर हो जाती हैं, वो चाहे मैं अपनी ही बात करूं, जैसे आपने एक चीज पे ध्यान हाईलाइट किया कि बच्चों को बाहर किसी सामान को लेने के लिए ना भेजे, या कोई आया है तो हम लोग ये कर ही देते हैं जाने जाने कि बेटा जरा देख लो कौन है। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में जो भी हम प्रिकॉशन ले रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से प्रिवेंशन का जो हमारा पूरा एक डेकोरम आप कह लिए, जो प्रोटोकॉल है उसका ये जरूरी हिस्सा है। अभिभावक होने के नाते हमें ध्यान रखना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने भी काफी अच्छे से हमें प्रिवेंशन के बारे में बताया। संदीप जी ने जिस तरह से बिल्कुल मुझे लगता है आज की परिचर्चा में आप अचानक से जैसे एक सवाल आया और आपने बहुत सुंदर ढंग से उसका जवाब भी दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। पुनः हम लोग साथ में जुड़ेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे हम सभी के लिए एक बहुत डेलिकेट और बहुत सेंसिटिव कॉर्नर होते हैं, और उनको लेके हमारी तैयारी ही ये तय करेगी कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ और अवनीश भाई का धन्यवाद, उन्होंने पूरे कार्यक्रम की रचना संरचना और टेक्निकली, और आज मैं फंस गई थी तो उस चीज को उन्होंने पूरा बैकअप दिया, उसके लिए आपको एडिशनल धन्यवाद अवनीश भाई। आपके बिना प्रोग्राम पूरा नहीं होता। और जितने हमारे श्रोता जुड़े हैं, डॉक्टर प्रतिभा जी, गिरीश सर भी जुड़े थे, स्कूल के बच्चे हैं, उन सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। जानकारी को आप लोग आगे बढ़ाइएगा, इसी आशा के साथ हम लोग ये वेबिनार और चर्चाएं करते रहते हैं। तो एक बार पुनः उन सभी को धन्यवाद जिसका मैं नाम नहीं भी ले पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संयोजक माननीय गोविंद जी भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका ज्ञापित करता हूं कि अभी तक वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और साथ ही हमारे साथ जुड़े डॉक्टर कुसुमलता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विवेक सिंह बॉस मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं, आप चिकित्सा अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शशिकांत जी जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर GS तोमर सर भी प्रयागराज से जुड़े हुए थे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उनको भी। और जिनका भी नाम छूट रहा है, जो भी लोग इस कार्यक्रम पे को फेसबुक पे डॉक्टर प्रतिभा जी भी, ऐसे सभी लोग जी, डॉक्टर प्रतिभा जी मैम, हाँ मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो क्षमा चाहता हूँ। और बहुत ही सार्थक ये कार्यक्रम रहा। पुनः इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी लोगों का पूरा पूरा सहयोग रहा। एक बार सभी को धन्यवाद। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर इंद्र सर, डॉक्टर अभय सर, डॉक्टर संदीप जी, और प्रोफेसर मेलवी भट्ट सर भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मीनाक्षी मैम, आपका बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे हम लोग। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।